नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। इसका भाग 1 है कंपनी दीवान बन गई। इस पूरे अध्याय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार कंपनी के हाथ में जो है दीवानी शक्तियां आ जाती है, राजस्व वसूल करने की शक्ति आ जाती है। इसी के साथ में हम देखेंगे कि यूरोप के लिए फसलें, यानी कि कंपनी जो है यूरोप के लिए कौन कौन सी फसलें जो है हिंदुस्तान में उगाती है। इसके पश्चात नील विद्रोह और उसके बाद की घटनाओं पर हम विचार करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी किस प्रकार दीवान बन जाती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त 1765, ये तारीख याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पर जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर देते हैं, बंगाल की दीवानी दे देते हैं। दीवानी यानी कि प्यारे बच्चों अब जो है राजस्व, अब जो है राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार है, राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार है वो कंपनी के पास में चला जाता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करता है। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये दीवानी जो है, यानी कि यहां पर राजस्व एकत्रित करने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, यहां पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है। इस तस्वीर में आपको जो है रॉबर्ट क्लाइव दिखाए गए हैं और एक तरफ जो है मुगल बादशाह दिखाए गए हैं। मुगल बादशाह जो है वो बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो रॉबर्ट क्लाइव को सौंप रहे हैं। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो इस प्रकार कंपनी जो है वह स्वयं दीवान बन जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि दीवान बनने के पश्चात कंपनी के सामने क्या समस्याएं थी, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र से राजस्व भी एकत्रित करना था और शासन भी चलाना था। तो समस्याओं पर हम विचार करते हैं। तो देखिए बच्चों, कंपनी के समक्ष समस्याएं थी। एक तो ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश बनाना, कि ग्रामीण इलाकों को किस प्रकार उपनिवेश बनाया जाए, किस प्रकार इन क्षेत्रों के लोगों को जो है अपने अधीन लाया जाए। इसी के साथ आय के संसाधन क्या हों, क्योंकि कंपनी मुनाफा चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा आय के संसाधन जुटाना चाहती थी। इसी के साथ में लोगों के अधिकार तय करना, कि भाई लोगों को अब राजस्व एकत्रित करने का अधिकार तो कंपनी के हाथ में है, बाकी लोगों के क्या अधिकार होने चाहिए, वो भी एक समस्या थी। और मन माफिक फसलों की खेती कराना, यानी कि यूरोप में जिन फसलों की मांग थी उन फसलों की खेती किस प्रकार कराई जाए। तो कंपनी के पास में ये कुछ समस्याएं होती है जब उसके हाथ में राजस्व संबंधी शक्तियां आ जाती है। अब हम देखते हैं कंपनी की आमदनी, बात करते हैं। क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमानी चाहती थी और कंपनी के अधिकारियों को लगता था कि यह काम संभव है खेती के द्वारा, खेती को बढ़ावा दिया जाए, खेती से जो राजस्व प्राप्त होगा उससे कंपनी को लगता था कि बहुत ज्यादा मुनाफा हमें होने वाला है। तो कंपनी का उद्देश्य कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़ा खरीदना था। कंपनी हिंदुस्तान से जो वस्तुएं हैं वो कम कीमत पर खरीदना चाहती थी और यूरोप में उन्हें जो है महंगे दामों में बेचना चाहती थी। ठीक है, इससे कंपनी को मुनाफा मिलता। 1765 से कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, यानी कि उस समय सोने और चांदी का आयात होता था ताकि यहां पर वस्तुएं खरीदें और वस्तु के बदले सोने चांदी दे दी जाए। लेकिन अब राजस्व एकत्रित करने का अधिकार कंपनी के पास में है। अब कंपनी के पास में हिंदुस्तान में अच्छी खासी कमाई है, तो कंपनी जो है सोने और चांदी जो है इसका आयात करना बंद कर देगी। याद रखना, इन चीजों के बदले कंपनी सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अब सोना चांदी मंगाने की जरूरत नहीं थी। कारीगरों को बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी, क्योंकि कंपनी सस्ती चीजें, कम कीमत पर चीजें खरीदना चाहती थी, अच्छी चीज कम कीमत पर, क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहती थी। तो कारीगर बेचारों की हालत खराब हो गई थी। दूसरा, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि किसानों को भी जो है जबरन जो है मन माफिक खेती के लिए उकसाया जा रहा था, तो ये लगान नहीं चुका पा रहे थे। खेती पूरी तरीके से चौपट होने की दिशा में जा रही थी। और यहां पर हम देखते हैं कि 1770 में एक अकाल और पड़ जाता है। अकाल के गाल में कितने लोग समाये, लगभग बंगाल की 1/3 जो आबादी है वो समाप्त हो जाती है। बाजार की हालत बड़ी ही खराब हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजारों में जो है वो कीमतें भी बढ़नी शुरू हो जाती है वस्तुओं की। एक तरफ अकाल की स्थिति है, बंगाल की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से जो है नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं खेती में सुधार की जरूरत।
ब्रिटिशर्स को लगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, खेती करनी चाहिए, खेती में सुधार करना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था लागू की जाती है। सबसे पहले 1793 में खेती में सुधार के लिए भूमि बंदोबस्त के कुछ उपाय किए जाते हैं, जिसके तहत 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लगाया जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा। चार्ल्स कॉर्नवालिस बोल दीजिए या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल दीजिए। तो कॉर्नवालिस जो है वो स्थायी बंदोबस्त लागू करते हैं, और इस स्थायी बंदोबस्त में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। और ये क्या करते थे? ये जो है किसानों से कर लेते थे, और कंपनी को जो है एक फिक्स अमाउंट, एक स्थायी कीमत देते थे। स्थायी बंदोबस्त, ऐसा अमाउंट जिसमें कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, जिसे याद रखना। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी कि अब जमींदारों को बोल दिया गया कि हमें बस इतना पैसा आपको देना है, इतना पैसा चुकाना है। अब जमींदार जो है वो मनमानी करने लगे, वे किसानों से ज्यादा पैसा लेने लगे, ज्यादा राजस्व लेने लगे। कंपनी को तो फिक्स अमाउंट ही देना था, ठीक है। चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अब जमींदार जो है वो किसानों का शोषण कर रहे हैं, और कंपनी को जो है स्थायी कीमत जो है वो चुका रहे हैं। इससे किसानों की हालत बड़ी ही खराब हो जाती है। समस्या क्या होती है स्थायी बंदोबस्त के अंदर? प्यारे बच्चों देखिए, कंपनी द्वारा तय राजस्व बहुत ज्यादा था। पहली बात तो जो कंपनी ने राजस्व तय किया वो बहुत ज्यादा था, किसान उसको चुकाने में सक्षम नहीं थे। राजस्व चुकाने में विफल होने पर उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। यानी कि जो जमींदार है, जिन जमींदारों को नियुक्त किया गया था, अगर वो जमींदार उतनी कीमत में राजस्व नहीं चुका पाएगा तो उसकी जमींदारी ले ली जाएगी, ठीक है। तो जमींदारों के लिए भी समस्या थी कि भाई अब जमींदार क्या करेंगे? जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा वसूली करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना पैसा देना है, नहीं तो जमींदारी हाथ से जाएगी। तो जमींदार जो है वो किसानों पर जुल्म करने लग जाते हैं। उसके बाद में बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक बाजार में कीमतें बढ़ी और खेती का विस्तार होने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है प्यारे बच्चों? बाजार में कीमतें बढ़ती है, खेती का विस्तार होता है, किसानों की जो स्थिति है धीरे धीरे सुधरने लगती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका जो मुनाफा वो कंपनी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो कीमत है, जो राजस्व है, वो फिक्स कर रखा था कि स्थायी, कि भाई मुझे हर महीने बस इतने रुपए देने, इससे ज्यादा नहीं देने। अब यहां पर अगर बाजार की स्थिति सुधर भी गई है तो कंपनी को उसका लाभ नहीं था, क्योंकि उसने पहले से ही स्थायी बंदोबस्त कर रखा था कि इतनी ही कीमत रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। इससे इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देती थी, है ना। अब कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी। दूसरा, गांव के जो किसान थे उनको यह व्यवस्था दमनकारी लगी, क्योंकि जमींदार जो है वो शोषण कर रहे थे उनका। जैसे कि कंपनी को मान लीजिए हर महीने 100 रुपए देने हैं। अब गांव वाले जो है, जमींदार जो है, वो 200 रुपए मांग रहे थे कि 200 दो, ठीक है। 100 कंपनी को देंगे, बाकी खुद खाएंगे, ठीक है। इससे किसान की जेब जो है वो खाली हो रही थी, याद रखिएगा। तो ये स्थायी बंदोबस्त सही नहीं था, 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो किसान बेचारे कर्जा ले लेके जो है लगान चुका रहे हैं। अब ऐसी खेती भी किस काम की? बहुत सारे किसान तो खेती छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कोई नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। तो एक नई व्यवस्था की हम बात करते हैं। नई व्यवस्था लागू करते हैं 1822 के अंदर। कौन? हॉल्ट मैकेंजी। किस क्षेत्र में लागू करेंगे? तो याद रखना, यह बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के अंदर जो है लागू करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इस व्यवस्था को किस नाम से जाना गया? महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना गया, या फिर महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू की। चलिए, इसमें क्या किया गया आइए देखते हैं। तो इस व्यवस्था में देखते हैं कि गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल कहते थे, महाल यानी गांव का समूह होता है, ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था कि भाई हर गांव में कितनी कितनी तो जो है राजस्व हो रही है, और कितना जो है ये दे सकते हैं राजस्व के रूप में, है ना। कितनी कमाई हो रही है, कितना ये कर चुका सकते हैं, तो अनुमान लगाया गया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया कि भाई स्थायी नहीं है, समय के साथ में इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था, जब जमींदारों की स्थिति अच्छी हो गई थी तो भी अंग्रेजों को फायदा नहीं हुआ था। तो देखिए, उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। चलिए, तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब जमींदारों को नहीं सौंपा गया था।
अब गांव के मुखिया को ही सौंप दिया गया कि भाई गांव का मुखिया है, यही राजस्व इकट्ठा करेगा और यही जो है राजस्व अंग्रेजों को देगा। ठीक है, जमींदार जो है वो बीच में क्या करते थे प्यारे बच्चों, ये खुद के मुनाफे के चक्कर में किसानों को शोषण करते थे, इसलिए इनको अब ये अधिकार इनसे छीन लिया गया। अब आगे देखते हैं, मुनरो व्यवस्था की बात करते हैं कि मुनरो ने कैसी व्यवस्था लागू करी। तो यहाँ पर नाम आता है टॉमस मुनरो का, जिन्होंने रेयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। रेयत यानी प्यारे बच्चों किसान होता है, याद रखना। रेयत का मतलब क्या होता है, रेयत का मतलब ही क्या होता है, किसान होता है। अब इस व्यवस्था के अंदर जो है किसानों को ही सर्वे सर्वा मान लिया गया। आइए बात करते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया था और धीरे धीरे फिर ये अन्य क्षेत्रों में भी व्यवस्था लागू हो जाती है। इसमें सीधे किसानों यानी रेयतों से ही बंदोबस्त किया गया, यानी कि अब बिचौलियों की स्थिति खत्म हो गई। पहले बिचौली जमींदार थे, वो खुद के मुनाफे के चक्कर में ज्यादा पैसा कमाते थे। अब जो है सीधा किसान से संपर्क किया गया कि भाई आपको इतना इतना जो है राजस्व देना है। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सीधा किसानों से संपर्क किया गया। ठीक है, ये थोड़ी हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त से थोड़ी सही कंडीशन थी इसमें, क्योंकि इसमें जमींदार जैसे बिचौलिया अब नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक अभी भी नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था, उसके पीछे कारण देखो। राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया, किसान राजस्व चुका ही नहीं पा रहे थे, कर्जा लेकर भी चुका तो फिर कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में रेत गांव से भाग गए, यानी किसान जो है वो गांव से भागना शुरू कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में भी क्या थी प्यारे बच्चों, समस्या थी। तो हमने यहां पर प्यारे बच्चों जाना है कि किस प्रकार ब्रिटिश काल के तहत जो है, ब्रिटिश काल के तहत कृषि संबंधी सुधार किए जाते हैं। कंपनी के कृषि सुधार कार्य क्या क्या थे वो हमने जाना। इसी के साथ में हमने जाना ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त के तहत हमने स्थायी बंदोबस्त देखा, हमने महालवारी बंदोबस्त देखा और हमने रेयतवाड़ी बंदोबस्त देखा। आइए मूल्यांकन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आइए, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1790, 1791, 1792 या 1793? तो प्यारे बच्चों 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था? 12 अगस्त 1765, 17 जून 1757, 23 अक्टूबर 1764 या 26 अगस्त 1760? तो 12 अगस्त 1765। तीसरा क्वेश्चन है, हॉल्ट मैकेंजी ने किस व्यवस्था को विकसित किया था? महालवारी, रेयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या फिर उपरोक्त सभी? तो महालवारी जो व्यवस्था है ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। बंगाल में अकाल पड़ता है, बंगाल की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। रेयतवाड़ी व्यवस्था को डैश 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 ने विकसित किया था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो टॉमस मुनरो है, टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो ने जो है रेयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया था, याद रखना। तो प्यारे बच्चों यह क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।